नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विमल कुमार शर्मा, वाइस चांसलर हैं सीवी रमन विश्वविद्यालय वैशाली बिहार में। बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम इनसे बात करेंगे तो बड़ी रोचक कहानी, किस्से और तथ्य सामने आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा की। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। डॉक्टर साहब मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपकी शुरुआत हुई थी कि एफएसएल डिपार्टमेंट से, फिर साहित्य में भी आपका योगदान रहा और एक आप शिक्षा जगत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, और परिवार के बारे में भी मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। तो शुरुआत करते हैं, आपका जो पेरेंटल डिपार्टमेंट था जिससे आपका जीवन काल शुरू हुआ था, जीवन चक्र शुरू हुआ था एफएसएल डिपार्टमेंट से, उसके बारे में बताएं। जीवन चक्र जो आप नाम ले रहे हैं शुरू हुआ था मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट से। अच्छा। एफएसएल फोरेंसिक साइंस लैब का नाम होता है, जो कि पुलिस के अंतर्गत आती है। जी। मेडिको लीगल संस्थान गृह विभाग के अंतर्गत में आता है। उसका काम है जो रेफर्ड केसेस होते हैं बड़े बड़े, उनको डील करना, साथ ही में जजेस को, पुलिस अफसर्स को, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना, जो कि डायरेक्टिव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी। तो उसके लिए हम लोग क्या पे 30 जजेस के 4 बैचेज आते थे हर साल में, जी। और हम जी। लोग उनको पढ़ाया करते थे मेडिको लीगल क्या होता है। ओके। इसके पहले भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी, जी। जी। उसमें आईसीएमआर का एक प्रोजेक्ट था, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। मेरी स्थापना शुरुआत में उसमें हुई थी जी। एज ए रिसर्च ऑफिसर। उसके बाद फिर मैंने मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। सर, ये जो आपने बात की कि बहुत ही संगीन अपराध, संगीन मामले, उसको आप लोगों का मेडिको डिपार्टमेंट में आप उसे डील करते थे, तो कुछ अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि ऐसा कोई, अगर आपको कोई प्रकरण याद आ रहा है जो कि बिल्कुल ही ब्लाइंड, जिसे कहते हैं ना, ब्लाइंड मर्डर, ब्लाइंड वो। देखिए, फोरेंसिक में हर रोज आप एक नया प्रकरण नई तरह से डील करते हैं। जी। एक ही तरह के प्रकरण रोज नहीं आते आपके पास। जी। पॉइजनिंग का भी केस है तो उस पॉइजन भी लाखों होते हैं। किसने कौन सा खाया कैसे पता करेंगे आप? जी। एक एक करके छानबीन करेंगे तो कुछ सालों लग जाएंगे। जी। जी। उसके लिए सबसे अहम भूमिका होती है जो मृतक है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना। ये काम क्या करता था? जी। पहला, जैसे सपोज एक आरआरएल जो यहाँ पे थी पहले, जिसका रीजनल नाम रिसर्च लेबोरेटरी हुआ करती जिसका नाम सेंट्रल की। वही शायद एम्प्री नाम हो गया उसका भी। जी। जी। उसी साइंटिस्ट था मिस्टर पंत, मुझे अभी तक नाम याद है। शायद 92 की बात है। जी। तो उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, कारण है उसका। तो हम उनकी वहाँ पे स्पॉट पे गए, जी। जो वो काम क्या कर रहे थे। तो जो काम कर रहे थे वहाँ पे, उस लैब का हमने पूरा मायना किया। उनके लैब में हमको एक साइनाइड का प्रोडक्ट दिखा, जी। हमें क्लू मिला, हम यहाँ से अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। आपको कुछ तो चाहिए शुरुआत करने के लिए। दूसरा क्या होता है, जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम भी हमारे डिपार्टमेंट में होता है। जी। तो जैसे साइनाइड मैंने आपको नाम दिया, तो साइनाइड में ये नेल्स ब्लू हो जाते हैं ऐसी, और पूरा ये जो स्टमक है ये अंदर से पूरा हेमरेजिक हो जाता है। जी। तो वो फाइंडिंग भी थी, जी। साथ में ये भी मिल गया। जी। तो हमने उनको मिला के काम शुरू किया। उनको क्लब उनका करके। ब्लड की जांच करी, जी। टिश्यूज़ की जांच करी, उसमें साइनाइड की मात्रा बहुत अधिक मिली, केस सॉल्व हो गया। जी। लेकिन ऐसे भी केस हैं जहाँ एक क्लू मिलता ही नहीं है। जी। डेड बॉडी मिली खेत में, हाँ। 2 बच्चे थे, जी। एक शायद 5 साल का था, एक 7 साल का था। खेत में उनके माँ बाप काम कर रहे थे, पानी लगा रहे थे, और बच्चे जो हैं वो दोनों खेत में मरे पाए गए। एक लड़का था और एक उनकी बेटी थी शायद। जी। हमने तमाम टेस्ट लगा के देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला उसमें। लेकिन पॉइजनिंग के सिम्टम्स कहीं ना कहीं नज़र आ रहे थे। जी। फिर बात वहीं पे आता हूँ मैं, फिर स्पॉट की एनालिसिस की हमने, स्पॉट की जांच करी। यहाँ आप लोग क्या कर रहे थे बताइए हमको? कि पानी लगा रहे थे। कि और क्या कर रहे थे? बस तो खाद लगा रहे थे। खाद कौन सी थी? बोले यूरिया। हमने आगे यूरिया टेस्ट किया, पॉजिटिव पाया गया। यूरिया में पॉइजन, यूरिया इटसेल्फ है पॉइजन। हाँ, इटसेल्फ पॉइजन। तो इस तरह के केसेस आते हैं। तो इसमें आप पूरी साइंस नहीं लगा सकते, इसमें आपको दिमाग भी लगाना है। दिमाग भी लगाना है ना, वो वाली बात है। तो आपको समग्र रूप से अपने आप को उसमें झोंकना पड़ता है। आपके यहाँ तो रोज ही इसी तरह के काम होते हैं, इसी तरह की रिसर्च होती है, इसी तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है, बड़ी जिम्मेदारी रहती है। कोई ऐसा आप
सुना है जो कि क्योंकि आजकल ये भी लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं, रोज़ रात को 11 बजे आता है, सनसनी टाइप की चीज़ें आती हैं। तो इस तरह का कोई अगर आपको हादसा जिसकी आपने एक ब्लाइंड मर्डर या ब्लाइंड मिस्ट्री को अगर आपने सॉल्व किया हो तो? ऐसे केस तो बहुत सारे हैं, जी। लेकिन ब्लाइंड मिस्ट्री कहा जाए तो रायसेन के पास में जंगलों में कोई शेर होगा, वहाँ पर 4-5 बच्चे गायब हो गए थे जी। और चारों पांचों बच्चों को कोई क्लू नहीं मिला कहाँ गए ये लोग। उनकी एफआईआर हुई, थाने में रिपोर्ट कराई गई, हमारे बच्चे गायब हैं। तो एफआईआर के समय लिखाया जाता है कि बच्चा क्या पहने हुआ था, उम्र क्या थी, ये सब लिखाया जाता है। तो गांव वालों ने बताया कि साहब ये यहाँ पे कोई आदमखोर शेर है, वो लेके जाता है क्योंकि हमको कहीं जंगल में अपने बच्चे का कुछ मिला है। जंगल विभाग वालों ने वहाँ पे फॉरेस्ट की एक टुकड़ी भेज दी गई जो मचान लगा के वहाँ पे शेर का इंतजार करती रही। जी। सरकारी लोग हैं, अपना शेर 1-2 दिन 3 दिन नहीं आया तो थोड़ा रिलैक्स हो गए, पार्टी वार्टी की, जो भी किया होगा। इसी बीच में एक दिन शेर गांव में आ गए फिर से, गांव वालों ने शेर को मार दिया। अब इनको अपनी जान बचानी थी फॉरेस्ट वालों को, तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब ये शेर वो नहीं है जो आदमखोर था, ये तो नॉर्मल शेर है, इन पे केस चलना चाहिए। इन्होंने शेर को मार दिया। अच्छा। तो वन अधिनियम एक्ट जो है उसके तहत इन पे केस चलना चाहिए। तो मुकदमा रजिस्टर हो गया, गांव वाले सरपंच से 2 बंद हो गए थाने में। शेर का पोस्टमार्टम हुआ, वो हमारा काम नहीं है। वो वन विभाग का? नहीं, वन विभाग का भी नहीं है। हाँ। वो एनिमल डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा। वेटरनरी डिपार्टमेंट का। एनिमल तो हस्बेंड्री। हाँ, तो वेटरनरी डिपार्टमेंट से फ़ोन आया हमारे पास कि सर ये ऐसे ऐसे केस आया है। तो मेडिको लीगल था तो प्रसिद्ध पूरे, क्योंकि एक ही है स्टेट में। जी। बड़े बड़े केस सुलझाए हैं हम लोगों ने। चूँकि केस ऐसा हो गया था जिसमें लोग अरेस्ट भी हो गए थे, जी। तो वो लोग भी तो डरे हुए थे कि क्या करें इसके लिए। उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ये आया है तो हम इसमें क्या करें। तो डायरेक्टर थे हमारे उस टाइम में, उन्होंने बोला तो आप एक काम करिए, हमें इसका स्टमक भेज दीजिए इंटैक्ट, निकालिए, दोनों को बांध दीजिए और भेज दीजिए। हमारे पास आ गया वो। कोई साइंस नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, सीधा सीधा एक गांव के आदमी का दिमाग। हमने छलनी मंगवाई, छलनी में स्टमक को काट के खोल दिया, नीचे परात रख दी एक, पानी पूरा उसमें निकल गया, सॉलिड मटेरियल छलनी में आ गया। उसको फिर धोया, उसमें क्या मिला हमको, हुक, बटन के पीस, फ्रॉक का टुकड़ा, नेकर का पीस, इस तरीके के सामान मिले। कुछ बोन्स के पीस छोटे छोटे, नाखून वगैरह भी मिल गए होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब शेर का स्टमक में काफ़ी दिन तक रहते हैं, डिफिकेशन में एक साथ नहीं निकलते ये। अब यहाँ पे आके आप बड़े खुश हो रहे होगे कि बात तो खत्म हो गई है। अब बात शुरू होती है। अच्छा। ये खत्म नहीं हुई है। हाँ। ये हुक किसका है, कोर्ट पूछेगी आपसे कि सब पता नहीं, घर जाओ, क्यों आए वहाँ पे। ये फ्रॉक का पीस किसका है, ये किसका है, ये किसका है, और ये बोन के पीसेस हैं, ये किसके हैं। तो हमने पहला काम किया, ऑस्ट्रोलॉजी हमारे था डिपार्टमेंट, और बोन्स का हमने स्लाइड काट के उसके एनालिसिस करते हैं। जैसे पेड़ में आपने पेड़ काट दो आप, उसमें रिंग बनी दिखती है आपको। जी। एज जो बताती है। एज जो बताती है। जी। ऐसे ही ह्यूमन बोन में हेवर्जन कैनाल, नॉन, ऐसे 3-4 वो रहते हैं सिस्टम, जिससे आप ये बता सकते हो कि इसकी एज और सेक्स क्या है दोनों। अच्छा। तो वो सब करके हमने निकाला। अच्छा, प्लस माइनस 6 महीने उसमें वो रहता है। 5 साल, 7 साल, 6 साल, 9 साल अप्रॉक्सीमेट एज ही आई बोन्स की। इसके बाद हमने उनकी केस डायरी मंगवाई। जी। केस डायरी से हमने देखा कि बच्चों की उम्र क्या है जो गायब हुए, जी। क्या कपड़े पहने थे, ये है, वो लड़की फ्रॉक पहनी थी, ये हुक उसका है। जी। और बोन से ये पता चल गया एज और सेक्स क्या है। तब जाके केस फाइनल हुआ, गांव वाले छूटे, फॉरेस्ट पे केस चला। जबकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो हमारा काम है अननेचुरल डेथ या अननेचुरल एक्ट, ह्यूमन बीइंग को डील करना। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये इसमें भी आपने आपके डिपार्टमेंट के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें, रोज रोज नई चीज़ें आपको भी सीखने को मिला होगा, और दूसरे कई मसले आपने सॉल्व भी किए होंगे। एक छोटा सा केस और बताता हूँ आपको। जी।
का वो हुआ था जी। मतलब उसका एनकाउंटर हुआ था। जी। एनकाउंटर के बाद में उसकी बॉडी मिली थी, हम्म। 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद शायद। जंगल बॉडी नहीं मिली थी उसकी, हम्म। काफ़ी दिन बाद बॉडी मिली, सड़ गई थी वो। कुछ कुछ पहचान में भी आ रहा था वो, बट वो साइंटिफिक क्लू तो चाहिए ना आपको। जी। तो जब आदमी मर जाता है और उसकी बॉडी सड़ती है तो उसमें मक्खी लग जाती है हमेशा, मक्खी अंडे देती है। हम्म। और मक्खियाँ जो हैं ये हर प्रजाति की, 4 प्रजाति की होती है मेजर। आपके जंगल में अलग होगी, दूसरे जंगल में अलग होगी, वहाँ के जंगल में अलग होगी, किचन में अलग होगी। अलग होगी, हम्म। हाउस फ्लाई अलग होगी। ठीक। तो अंडे देती है वो, अंडा देने के बाद अंडा फिर अंडे से बच्चा बनता है। जी। तो उसकी स्टेजेस होती हैं हाँ। कि इतने दिन में, जैसे आज डेड बॉडी इतने, उस दिन क्या टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, तो ये बॉडी कितने दिन में सड़ेगी, पहली चीज़ तो ये। हाँ। सपोज 5 दिन वो हो गए आपका। मक्खी आएगी, मक्खी आने के 3 दिन बाद अंडा देगी, 8 दिन ही हो गए। अब अंडे से प्यूपा, लार्वा डिफरेंट स्टेज में गया, उनके अलग स्टेजेस हैं। तो हमको कौन सी स्टेज में वो मिला है, बैक कैलकुलेशन करी कि साहब ये कम से कम 12 दिन पुरानी होना चाहिए। और इनकाउंटर कब हुआ उससे वो आपने उससे मेल खा गया। उससे मेल खा गया। सर आप वहाँ से निकले अपने डिपार्टमेंट से मेडिको के, उसके बाद उसी दौरान आपका कुछ साहित्य में भी रुझान बढ़ गया था। हाँ, आप साहित्य में रुझान इसलिए बढ़ गया कि मृत्यु को इतने करीब से देखा हुआ हमने। हाँ हाँ। मतलब मृत्यु और जीवन के बीच में कोई रेखा थी ही नहीं। मैंने आपके डिपार्टमेंट में देखा था डिफरेंट बॉटल्स रखी थी जिसमें वो जब लेडी कंसीव करती है, हाँ हाँ हाँ, वहाँ से शुरू होके और पूरा। पूरे 9 मंथ्स का पूरा 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 एक मैंने आपके डिपार्टमेंट में देखा भी जी था। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो आप वो साहित्य के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि वहाँ रह के आपका विचारधारा, आपका मनोवृत्ति बड़ी बदल जाती है, आपकी ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल जाता है। बड़ी कॉमन सी बात थी कि अरे यार लंच का टाइम हो गया, कहते 2 बॉडी और बची हैं, वो पोस्टमार्टम करके आ रहे हैं, आए हाथ धोए खाना खा लिया। मतलब वो डेड बॉडी नहीं थी, वो हमारे सब्जेक्ट था जिसको हमें सॉल्व करना है, जी। क्वेश्चन था हमारे लिए वो, इसलिए वैसी चीज़ हो गई थी। और हर उम्र का व्यक्ति, 5 साल से 100 साल तक का व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है, बॉडी बिल्डर आ रहे हैं बड़े बड़े। क्या हो गया, हार्ट अटैक। तो ये कुछ है ही नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लिव योर लाइफ डेली, लिव योर मोमेंट डेली, इस तरह की फीलिंग आ गई थी कुछ। लेकिन वो एक जो आपकी फीलिंग आई थी जिसपे आपने एक बड़ी मज़ेदार आपने किताब लिखी थी जो बहुत चर्चित हुई थी, पत्नी पुराण। हाँ, तो वो जो उस पत्नी पुराण के जो किस्से और जो कहानी है डे टू डे बेसिस के लिए, उसमें इतनी सारी पत्नियां आपने कहाँ से इकट्ठी की होगी जो रिसर्च के लिए? इतनी सारी पत्नियां लाने में मेरा सहयोग मेरे मित्रों ने किया, हाँ हाँ। अपनी स्वयं की पत्नियों के साथ। अच्छा। तो पत्नियां बहुत सारी हो गई, हाँ। जितने मित्र थे उतनी पत्नी हो गई, और जितने मित्र थे उतने किस्से हो गए। हाँ। और उन किस्सों को समेट के मैंने सिर्फ एक जगह लिखा भर है, हाँ। बाकी मेरा योगदान भी उसमें उतना ही जितना आपका रहा होगा। अच्छा। उसका कुछ अगर एक कोई प्रसंग अगर आप सुनाना चाहें जो बड़ा पॉपुलर। बहुत सारे प्रसंग हैं उसमें, 2 तरीके की चीज़ें लिखी हैं, जी। एक तो लघु संवाद और एक दीर्घ संवाद। हाँ। लघु संवाद छोटे छोटे होते हैं, हाँ। जैसे सपोज करिए आप घर पे हो, जी। आप और आपकी वाइफ अकेले हैं, आपका फ़ोन बजा, हाँ। आपने बात करना शुरू कर दिया, वाइफ टीवी देख रही है, हाँ। तो आपसे बोलेगी धीरे बात करो, मैं टीवी देख रही हूँ ना। हाँ। आप समझे, हाँ ठीक है, आप बाहर जाके बात करने लगते हो। दोबारा आपका फ़ोन बजा, आपने धीरे धीरे बात करी, हाँ। इतनी धीरे किससे बात कर रहे हो, बाहर जाके क्यों बात कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ। इस तरीके की चीज़ें हैं उसमें, डे टू डे वाली है। एक सर वो अंतिम पेज पे एक वो था कि जब वो पति पहले चले जाता है पत्नी बाद में जाती हाँ, है। वो एक्चुअल में एक वो मैं एक ऐसे कार्यक्रम में गया था, जी जी। तो उसका किस्सा मैंने लिखा जो मैंने देखा वहाँ पे। जी जी। तो 2-3 तरीके की चीज़ें थी उसमें। यदि आदमी अपने सारे दायित्व पूरा करके, जी। बच्चों की शादी कर दी, पत्नी के लिए मकान बना दिया, बैंक बैलेंस छोड़ दिया, उसके बाद ये मर गया, तो उनके घर का माहौल क्या होता है। अरे क्या हो गया, अब उम्र हो गई थी, परेशानी भी थी, अब ज़्यादा कष्ट भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है अब चले गए तो चले गए, क्या कर सकते हैं अब, मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा देना भाई, हाँ। और चाय बना लो, देखो अंकल आए हैं, अंकल आए। हाँ। ये माहौल होता है। हाँ।
और उसकी डेड बॉडी जैसी घर से जाती है हाँ वैसी बाल्टी भर के पानी ले तैयार है धोने के लिए, पता नहीं कौन सा कूड़ा घर से निकल गया। इसका विलोम अगर एक भी जिम्मेदारी छोड़ गया, हाँ फिर पत्नी रोती नहीं है, फिर ताने देती है। अच्छा जहाँ भी जाएंगे आप, हाँ जहाँ भी जाएंगे हाँ ठीक ये होता है, ये दुनियादारी है। हाँ क्योंकि पत्नी के लिए पति, जैसे मैंने उसमें ये भी लिखा है जी कि पत्नी अक्सर ये शिकायत करती है कि हम आपके लिए बड़े भारी व्रत करते हैं, आप क्या करते हैं हमारे लिए। मेरा उसमें एक तर्क है, जी शुद्ध तर्क। वो तर्क ये है, पत्नी आपकी लंबी आयु के लिए उम्र इसलिए रखती है कि ये जितना जिएगा उतना हमारे लिए पैसा लाएगा, उतना हमारा ध्यान रखेगा, उतना हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं बेफिक्र रहेगी। ये गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इसलिए इसके लिए व्रत कर लो। डॉक्टर साहब, भाभी भी जिनको मैं बोलूं, उन्होंने भी डॉक्टरेट की है, रिसर्च की है संस्कृत में। संस्कृत में। मेरे ख्याल से वो शायद हिंदुस्तान की संस्कृत में कुछ पहले 100वें नंबर पे होंगी जिन्होंने हाँ। पीएचडी की थी। क्या सोचना है आपका इस बारे में? शादी के बाद जब दोनों बेटियां हो गई, हाँ उसके बाद इनकी इच्छा जागी कि मुझे कुछ और करना चाहिए। हाँ मैंने तो पीएचडी कर लो। तो शादी के 5-6 साल के बाद उन्होंने पीएचडी करना शुरू किया था। हाँ उसके 5 साल बाद उनकी पीएचडी हुई थी। उसके बाद जो पीएचडी हुई वो इतनी बेहतरीन हुई थी कि जो 2 गाइड के पास जाती है जांचने के लिए थीसिस, उन्होंने लिख के भेजा था कि इसको किताब के फॉर्म में छापना चाहिए। जी, अरे वाह। तो भारत सरकार ने उनकी इस थीसिस को किताब के फॉर्म में छापा था अपने खर्चे पे, और मैडम को 25,000 रुपये मिले थे रॉयल्टी के। अरे वाह, पूरे घर में हंसी मजाक का माहौल रहता है। तो किसी ने पूछा भी होगा कि आपने पीएचडी संस्कृत में की, तो कहीं उन्होंने ऐसा जवाब तो नहीं दिया कि हिंदी में इनको समझ में ही नहीं आती थी तो मैंने सोचा संस्कृत में समझाऊं इनको पीएचडी करके? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी? नहीं, वो तो उनकी समझाने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं उनको। अच्छा, संस्कृत क्या हो तो हाँ मैं समझ गया। वो तो उनके वजह, तू घर चल मैं देखती हूँ, उतने में आदमी कम हो जाता है, भले कुछ ना बोले घर जाके। नहीं मैं समझ गया डॉक्टर साहब, अब परिवार के बारे में बताएं, कितना बड़ा परिवार है, क्या है, बच्चे मेरे क्या कर रहे परिवार में 2 बेटियां हैं मेरी। जी बड़ी वाली बेटी आकृति है, जिसकी शादी हो गई है, 7 साल का बेटा है। जी जी वो लोग पेरिस में सेटल्ड हैं, वहीं रहते हैं। हम लोग भी जाते आते रहते हैं, वो लोग भी आते रहते हैं। छोटी बेटी है, उसकी भी शादी हो गई है, वो लखनऊ में है। सर, ये जो पत्नी पुराण है ये इतनी पॉपुलर हुई है, तो ये क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कुछ आई है? हाँ, पत्नी पुराण जो है ये इतना पता नहीं था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी, लेकिन जब इसका एकांत पार्क में ही हम लोगों ने लिखी थी, एकांत पार्क के दोस्तों के साथ ही लिखी थी, जी जी तो इसका विमोचन भी एकांत पार्क में ही हुआ था। जी। और उस समय शायद आप ही ने सब कुछ हाँ, किया था। मैंने हाँ, याद है मुझे। हाँ, तो हमारे एकांत पार्क में सिंधी भी बहुत आते हैं। जी जी तो उस समय शायद 200 किताब लेके आया था वो छापने वाला, 200 किताब वहीं के वहीं हाथों हाथ लोगों ने ले ली थी। तो डिमांड सिंधियों की ओर से ही आई थी, जो हमारे दोस्त हैं, कि यार ये किताब सिंधी में होना चाहिए तो बहुत मज़ा आएगा। जी तो डॉक्टर देवानी साहब हमारे वो एकांत पार्क के मित्र, उन्होंने उसको सिंधी में ट्रांसलेट किया, जी हिंदी में छपी। सिद्ध भाऊ साहब ने उसका विमोचन किया जी। बैरागढ़ में। हाँ हाँ। ऐसे ही पाठकों की ओर से डिमांड आने लगी, पंजाबी में छपी, गुजराती में, मराठी में, अभी तेलुगु में छप रही है। और इस पर 2 प्ले भी हो चुके हैं, सिंधी और हिंदी में, भारत भवन में, रविंद्र भवन में। डॉक्टर साहब, जब कोई पुस्तक अलग अलग भाषाओं में छपती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एक अपनी अलग अहमियत होगी, एक अलग स्थान उसने हासिल कर लिया होगा। और दूसरा, इसके ऊपर कुछ इसका रॉयल्टी के अलावा भी कुछ श्रीफल और वो कुछ मिले आपको, शॉल वगैरह? ये जहाँ तक सवाल मिलने का है तो ये ऑनलाइन मिलती है, अमेजोन, बुक अड्डा, ईबे, सब जगह मिल रही है। जी कीमत मात्र 125 रुपये है। जी। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जो जो एपिसोड लिखे गए हैं उनके साथ एक कार्टून भी बना हुआ है। अच्छा। कार्टून देख के आप समझ जाओगे इसमें क्या लिखा होगा। हाँ हाँ। वो कार्टून डॉक्टर पगारे साहब ने बनाए हैं, ENT स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने। जहाँ तक सम्मान की बात है तो रॉयल्टी में लेता नहीं किसी से, क्योंकि मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरी किताब चल रही है, मेरा नाम चल रहा है। नाम चलने से बड़े रॉयल्टी कुछ नहीं होती। नहीं नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बड़ा कुछ। सम्मान की बात जहाँ तक है तो पहला सम्मान मुझे इस किताब पर साहित्य श्री मिला था, और उसके बाद तो करीब इस किताब पे बाकी किताबें जो है मेरी करीब 18 सम्मान मिल चुके हैं अभी तक साहित्य जगत के। और इस किस किस विषयों पे आपकी जो किताबें आई हैं? बाकी किताबें मेरी फॉरेंसिक साइंस की भी है, पॉइजन्स पे भी है, एनवायरनमेंट पे भी है,
बाकी ये गीत गज़ल कविता ये सब है। मेरे ख्याल से ये स्कूल कॉलेज वाले और ये सारे जजेस जो पढ़ने आते हैं सबके पास ये किताबें हैं, सारे कोर्ट्स में हैं, सब जगह है। बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं सर आप। थैंक यू। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर जानते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं इनके वर्तमान जिम्मेदारी के बारे में। कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सच में सुकून की अगर कहीं जगह ढूंढनी होती है शोर शराबे से, काफ़ी अच्छी जगह है। कैंप किया है, ओनली गर्ल्स के लिए किया है, इसमें बॉयज नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए कैंप किया है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th क्लास। 6th क्लास। क्या क्या किया यहाँ पे आपने? मस्ती। आपका स्कूल कैसा है यार? अच्छा है। विवेकानंद राष्ट्रीय विद्यालय की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो सभी स्टूडेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बुरी टीचर कौन सी है आपकी? एक भी नहीं। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? यहाँ का एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर आए। कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पे। कुछ भी बुरा नहीं लगा? सब अच्छा है। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, पानी का, खाने पीने का, बैठने का, डाइनिंग एरिया, सब कुछ एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है। ये जो पूरा एरिया है तो पूरा ही सुंदर है और यहाँ का जो डेकोरेशन है और जो नेचर के साथ जो फीलिंग आती है वो ऑसम है, एक नंबर। और यहाँ पे बहुत से एडवेंचर करने की चीज़ें भी हैं, साइकिल भी है चलाने के लिए इस एरिया में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे अच्छी लग सकती हैं। आप 5th में कैंप पे गए थे और अब आप आए हो, तो क्या फर्क महसूस करते हो दूसरी जगहों में और ये महुआ हाउस में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर हम इसी जगह पे अगर किसी और रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ये इंडियन कल्चर, यहाँ पे एडवेंचरस चीज़ें, इंडियन कल्चर हमको जो भी जानने को मिला है वो चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक नेचर वाली फीलिंग आती है और एक राजस्थानी वाली वाइब आती है। मतलब यहाँ पे ऐसे एडवेंचर भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी की गई है और यहाँ पे जो थिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे पपेट्स लगाए गए हैं बहुत शानदार तरीके से। हमारा पहले टूर था ना, उससे ये कैंप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एडवेंचर्स ज़्यादा हैं और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ का अरेंजमेंट और यहाँ की जितने भी हाउस कीपिंग्स है वो उन सबका नेचर भी बहुत अच्छा लगा। ये जो खाना बना इतना टेस्टी है कि हम है ना रुक ही नहीं
ही नहीं सकते, इतना टेस्टी खाना है। इडली सांभर और पोहा खाया था, वो भी बहुत टेस्टी था, और अभी दाल बाटी खा रहे हैं, वो भी बहुत टेस्टी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे इधर बैठ के खाने में। फिर मध्य प्रदेश में रहते हुए भी राजस्थान की फीलिंग आती है इधर। बहुत अच्छा है और जो हमें खुली हवा मिल रही है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और ये हमें सीख देता है कि हमें जो है हमारा ग्रीन जो इन्वायरमेंट है उसे सेव करना चाहिए। महुआ हाउस में जो है यहाँ पर सब तरह से नेचर का ध्यान रखा गया है। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। बिहार बड़ा ड्राई स्टेट है, जब अपने मध्य प्रदेश के लोग वहाँ जाते हैं तो किस तरह से अपने आप को सेटल करते होंगे? मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश ही समझते हैं इसको, हाँ, बिहार में तो बाहर है बिल्कुल। अच्छा। तो ये आपका मेंटल स्टेट होता है एक्चुअल में। हम्म, आपको जब मालूम है कि मैं जंगल में हूँ, मुझे 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, हाँ, तो आप पानी पीने को तैयार रहते हो। इसी तरह जब आप बिहार जाते हो, पहली बात तो ये कि बिहार जाने का कभी स्वप्न देखा भी नहीं था, सोचा ही नहीं था कि बिहार भी जाएंगे, क्योंकि बिहार की जो स्थिति सुनते थे देखते थे, कोई भी नहीं चाहता होगा बिहार जाना। अब चूँकि ओहदा बहुत बड़ा था जी, दोस्तों ने समझाया भी चले जाओ, एक बार नहीं पसंद आए तो आ जाना लौट के। ठीक है, चल के देखते हैं। सर ये बिहार एक, आप ये समझो कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, सिविल सर्विसेज हो गए, चाणक्य के बारे में जो हम सुनते हैं, ये सारी चीज़ें बिहार से शुरू होती थी। देखिए बिहार में कहाँ ऐसा हो गया कि बिहार मतलब बड़ा एक माफियाओं से कैसे ग्रस्त हो गया? हमारा विश्वविद्यालय वैशाली जिले में आता है जी, वैशाली का नाम सबने सुना होगा। सुन, चाणक्य उसके बाद जैनियों का और बुद्धिस्ट का सबसे बड़ी सीट है वो। वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं, रहते हैं 1-1 महीने। चाणक्य वहाँ के थे ही, नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पे था ही, अभी भी है। मतलब वहाँ पे क्या नहीं है, इतनी नदियाँ हैं, इतना उपजाऊ जमीन है जी, उतना उपजाऊ ब्रेन भी है जी, जितने आपके हमारे पुरातत्व में जो किताबें लिखी गई हैं उनमें बिहार के लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा है, कितना जिक्र किया गया है। मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करता हूँ आपसे जी, मुझे 3 साल हो गए वहाँ पे जी। मेरे विश्वविद्यालय में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई। ये वजह आप हैं या नहीं, वो वजह ये है, खैर मैनेजमेंट तो वजह होता ही है, छात्रों की मानसिकता ये है वहाँ पे, या तो पढ़ के कुछ बन जाओ, या राजनीति में जाओ गुंडागर्दी करो, या फिर अपना ब्राउन शुगर बेचो या चाकू मारो। तो छात्रों का पूरा ये रहता है फीस दे रहे हैं हम तो पढ़ लेंगे, उनका 50 एग्जाम पहले वो पढ़ लिया वहाँ निकल गया, पढ़ लिया वहाँ निकल गया। तो जो छात्र पढ़ने आता है विश्वविद्यालय वो यही सोच के आता है मुझे कुछ बन के निकलना है यहाँ से। डिफरेंस ये है, हमारे यहाँ छात्र जाता है बीए करना है, हटो कुछ भी कर लेंगे, वहाँ से पता है मैं नहीं कर पाया तो मैं क्या। अगर अपन शिक्षा जगत की बात करें तो शुरुआत में सरकारी संस्थान हुआ करती थी जो शिक्षा के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते थे। फिर उसके बाद मिशनरीज आई जिसमें उन्होंने मिशनरीज ने शुरुआत की, तो सब लोगों का जो अफोर्ड कर सकते थे वो कोशिश करते थे कि हमारा बच्चा मिशनरी से पढ़े। फिर उसके बाद अब इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आ गए जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खोली और उसके बाद स्कूल कॉलेजेस खोले। तो तब की शिक्षा और आज की वर्तमान शिक्षा में आप किस तरह का फ़र्क महसूस करते हैं? शिक्षा उस समय बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मिशनरीज की बात जहाँ तक है, मिशनरीज सिर्फ 12th क्लास तक वाले स्टेज तक आई हैं। पढ़ाई का ढंग जहाँ तक बात है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का आप भी जानते हो जी, वहाँ के टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में भी लगती है, जनगणना में भी लगती है, हर जगह लगती है, पढ़ाएंगे कब वो। दूसरा वहाँ पे संसाधनों की कमी है जी। प्राइवेट वाले के पास अपना पैसा है, अपने संसाधन है, अपनी इच्छा से फीस भी लेता है वो जी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती वो सब काम करने में। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आई है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में भी एक नई शिक्षा नीति आई है, उसके वजह से क्या आप पे दबाव है या आपको सहूलत है, या आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स और मैनेजमेंट के लिए एक? ये सभी के लिए बहुत ही
अच्छी नीति है जी और इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था कि आई अभी 2020 में है जी तो लागू होना शुरू हो चुका है। जी उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा जो मैं बात कर रहा था आपसे, जी उसकी बात करता है वो, जी कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे लाएं और व्यक्ति के या छात्र के समग्र विकास की बात करें। जी समग्र विकास से तात्पर्य होता है उसको सब्जेक्ट भी आप पढ़ाएं, उसको आप पर्यावरण में पढ़ाएं, जी उसको आप समाज भी पढ़ाएं, उसको आप सामाजिक रिलेशन भी पढ़ाएं, उसका माँ बाप के प्रति क्या दायित्व ये भी बताएं, समाज के प्रति क्या ये भी बताएं। ये सारा समग्र विकास की दूसरा वो क्या बात करता है कि यदि छात्र है, मेरे पास आज फीस है, मैं दे रहा हूँ, जी मैंने एक साल पढ़ लिया, अगले साल किसी की कोई कैजुअलिटी कोई बात हो गई, अब वो अगले साल वो पढ़ने के लिए फीस नहीं उसके पास। तो एनईपी ने ये डिसाइड किया है, जैसे 4 साल के इंजीनियरिंग का कोर्स है, जी 1 साल बच्चा पढ़ेगा, जी। तो क्यूरिकुलम ऐसा डिज़ाइन करो आप कि 1 साल का कोर्स भी कंप्लीट हो, मतलब उसको 1 साल पढ़ाई के बाद भी उसको कोई जॉब मिल सकता हो, ऐसा क्यूरिकुलम बनाइए आप। मतलब वो ये कह सकता है कि मैं बी फाइनल पे नहीं पहुंचा, मैं बी फर्स्ट ईयर हूँ, उसके बावजूद भी उसको सर्टिफिकेट देंगे हम, ओके सर्टिफिकेट कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेकेंड ईयर तक पढ़ लिया तो डिप्लोमा दे दिया, थर्ड ईयर तक पढ़ लिया तो पीजी डिप्लोमा दे दिया, फोर्थ ईयर कर लिया तो बीए दे दिया। और ये सबसे बड़ी बात ये है, मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री। आपका आज पैसे हैं नहीं है, आप छोड़ के चले गए, क्योंकि 1 साल का कोर्स आपका कंप्लीट है अपने आप में। जी भले आप वेल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी जानकारी पूरी है। तो क्यूरिकुलम ऐसे डिज़ाइन करना है ईयर वाइज, जो अपने आप में कंप्लीट हो। ये नहीं कि पहला पढ़ लिया तो दूसरा उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट है चाहो, तो उसमें जब चाहो 2 साल के बाद आपको लगा पैसे आ गए मेरे पास, जी। एडमिशन। क्या इसी पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें तो क्या ऐसा भी कुछ है कि जहाँ पे आपका बी या ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना हो तो उसे कोचिंग की ज़रूरत लेने की ज़रूरत ना पड़े और डायरेक्ट जाके आपके यहाँ से निकल कर वो कुछ कर सके? वो भी व्यवस्था है। हाँ उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये दी है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं जी तो क्या सब्जेक्ट लेना है हमको। जी कोई जरूरी नहीं बीई वाला ही बीई के सब्जेक्ट ले, जी। वो आर्ट्स के लेता है, बी आर्ट्स के लेता है ना? वाला इंजीनियरिंग वाला आर्ट्स के भी सब्जेक्ट लेता है। उसी अगर combination। अगर अगर उसको वो देना है, कंपटीशन देना है तो अब एनईपी ने ये व्यवस्था कर दी है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यू कैन ओप्ट हिंदी विद बी, यू कैन ओप्ट दैट इकोनॉमिक्स विद बी, मैनेजमेंट के साथ कुछ भी, मतलब आप अपना कॉम्बिनेशन बना। जैसे आपके टाइम में क्या था पीसीएम, अब नहीं है, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होके कोर्सेज करने के बाद रिसर्च में चले जाते हैं, जैसे डीआरडीओ है, आरआरएल अपने यहाँ हुआ करती थी, बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर के भी रिसर्च सेंटर होते हैं। तो क्या आप लोगों की यूनिवर्सिटी में भी जो लेबॉर्ट्री होती है, लैब होती है, उसके अलावा क्या कोई रिसर्च वाला भी कोई? जी हाँ, एक्चुअल में अभी आजकल इतने विश्वविद्यालय खुल गए हैं जी प्राइवेट वाले भी, और उनके लिए एक बॉडी एक्रेडिटेशन बॉडी है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जी जिसको नैक बोलते हैं। जी तो नैक आपको ये आके ग्रेडिंग करता है आपके विश्वविद्यालय की, और ग्रेडिंग का उनका सिस्टम ये होता है कि आपका क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या है। तो नैक ग्रेड ए मिल गया तो विश्वविद्यालय में शान से रखता है नैक ग्रेड ए, तो एडमिशन अपने आप होते हैं उसमें, अरे वाह। क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। फिर ए प्लस होता है, फिर ए डबल प्लस होता है। तो उनका मेन थ्रस्ट ऑफ एरिया इज रिसर्च। तो रिसर्च पे इतना जोर दिया जा रहा है आजकल, रिसर्च के लिए अलग लेबोरेटरीज बन रही हैं जी फंड आ रहे हैं। सबसे बड़ा वैल्यूएशन जो विश्वविद्यालय का होता है इस पे होता है कि आपके से कितने पेपर पब्लिश हुए, रिसर्च कितनी हुई, किताबें कितनी लिखी गई, पेटेंट कितने हुए, और कितने आपने स्टार्टअप किए डेवलप पढ़ाई के अलावा। डॉक्टर साहब, ये जो अपन ने बात की रिसर्च की, पेटेंट की, एक डॉक्टरेट हम शुरू से चलते जा रहे हैं कि हम पीछे लिखा रहता है डॉक्टर, शुरुआत में लिखा था है डॉक्टर, और बाद में पता पड़ता है कि नहीं, सब इन्हें उपाधि मिली हुई है, ये डॉक्टर नहीं है। तो वो जो डॉक्टरेट हुआ करती थी जिसमें रिसर्च भी होता था, गाइड भी होता था, 2-3 लोग मिलके उन्हें डॉक्टरेट करा देते थे। मैं जो समझ रहा हूँ उस ज़माने में शायद कुछ आसान सा था।
आसान नहीं, उस जमाने में थोड़ा ज़्यादा कठिन था। कठिन क्यों था कि आपको रिसर्च के लिए टॉपिक चाहिए पहले तो। आपको मैंने कोई टॉपिक दे दिया जी। अब उस टॉपिक काम क्या करना है आपको, तो उसके लिए पहले आपको ये देखना है इसमें क्या काम हो चुका है। वो कहाँ मिलेगा आपको। पहले के टाइम में इंसडॉक था दिल्ली में, वहाँ जाया करते थे, लाइब्रेरी थी वो एक, जी। जहाँ पे हर चीज़ के बारे में जानकारी थी। ठीक है। हम भी वहाँ जाते थे कि हमारे टॉपिक पर क्या क्या काम हो चुका है। आज आप फ़ोन में गूगल करो, ये आ गया काम 1 सेकंड में आपके पास। तो आज की तारीख में अगर किसी को डॉक्टरेट करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? और प्रोसीजर सिर्फ ये है कि पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर कोर्स वर्क आपको दिया जाएगा। आप कोर्स वर्क करके लाओगे जी। उस कोर्स वर्क की वो होगी चेकिंग, फिर आपका वाइवा होगा। ये सब पास हो जाओगे आप, उस दिन से आपकी पीएचडी चालू हो जाएगी। अब जो हमारे यहाँ के बच्चे निकलते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो जब जॉब के लिए जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो हमारे यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन है, या जो एजुकेट होके जाते हैं और वहाँ जब उन्हें जॉब मिलती है, और कई अभी हम देख रहे हैं सरकार की योजना भी चल रही है जिसमें वो बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को सब्सिडी भी देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं जिससे कि वो वहाँ पे जाते हैं। तो जब वो बच्चे वहाँ जाते हैं और अपने हिंदुस्तान वापस आते हैं तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, या जो लोग हमारे यहाँ पढ़ के जब बाहर अगर विदेश में जाते हैं तो उनके लिए क्या? देखिए, इसकी शुरुआत बहुत पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी, मुझे याद है अच्छी तरह से जी। एंड दैट वाज 1984। उस समय शुरुआत में ये कहा गया था 84, हाँ शायद, बाहर जितने इंडिया के साइंटिस्ट थे जी। बड़े बड़े पदों पे, उनको वहाँ से इंडिया लाया गया था वापस। उनकी मुँह मांगी तनख्वाह दी गई थी उनको, और एक एक बड़े बड़े लैब्स का उनको डायरेक्टर बनाया गया था। जो योगदान आप वहाँ दे रहे हो भारतवर्ष के लिए दो। ये काम भारतवर्ष पहले भी कर चुका है। आज भी भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग बाहर से पढ़ के यहाँ आते हैं, उनको अच्छे जॉब भी मिलते हैं और अच्छा काम भी मिलता है। तो मैं ये मान के चलूँ कि वहाँ की यूनिवर्सिटी अब ज़्यादा सक्षम है? नहीं, फिर बिल्कुल नहीं। फिर बात सक्षमता की नहीं है, फिर बात वही आ जाती है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ा है। आपने अपने बच्चे को पढ़ाया कॉन्वेंट में, तो आप 10 जगह बताते मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, बच्चे को नहीं मालूम है। आपने भेज दिया विदेश पढ़ने के लिए, मेरा बच्चा विदेश गया पढ़ने के लिए, अपने दोस्तों को बताते हो आप। पढ़ाई तो बच्चे को करनी है, पढ़ाई सब जगह होती है, लेकिन एक टैग होता है हर चीज़ का। वही वाला टैग की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से अगर हम निकल के, अगर आप अच्छे मार्क्स से अगर हम जाते हैं और अगर हम विदेशों में जाके जॉब करते हैं, टैग यहाँ का टैग क्या है? हाँ। नेक A+, नेक A++, ये टैग है यहाँ के। अगर विश्वविद्यालय इस क्वालिटी का है, हाँ, तो टैग है वो आपके लिए। हिंदुस्तान में अगर आप टॉप 5 रेटिंग अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को देना चाहते हैं? नहीं, तो ये गवर्नमेंट भी टॉप 200 देती है। टॉप 5 देना तो मुश्किल है। गवर्नमेंट की जो लिस्ट आती है वो टॉप 200 की आती है। आपकी यूनिवर्सिटी, उसको आप दूसरी यूनिवर्सिटी से कैसे अलग मानते हैं? अगर क्यों मुझे, अगर अपने बच्चे को आपकी यूनिवर्सिटी में भेजना है, मुझे क्यों भेजना चाहिए? हमारा विश्वविद्यालय का नाम जैसा कि आपको बताया डॉक्टर C.V. रमन यूनिवर्सिटी है, और ये विश्वविद्यालय आईसेट ग्रुप का है जी। आईसेट ग्रुप यहीं का है, भोपाल का। इनके 6 विश्वविद्यालय हैं जी। जिसके संस्थापक संतोष चौबे जी हैं। जी। उनका शुरू से विज़न ये रहा है कि जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ विश्वविद्यालय खोलूँगा मैं। जी। जाके बच्चों के पास बाहर जाके पढ़ने की साधन नहीं है, हाँ। सड़क नहीं है, बस नहीं है, तो इन्होंने सारे विश्वविद्यालय ऐसी जगह खोले हैं जी। जो कि रूरल एरिया में है। हमारा विश्वविद्यालय वैशाली ज़िले में है, हाजीपुर के पास में है, जंगल में है। तो हम लोग, हमारे यहाँ करीब 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, फीस स्ट्रक्चर हमारा बहुत लो है जी। और पास के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, जिनको अगर ये विश्वविद्यालय न होता शायद पढ़ने का मौका न मिलता। डिफरेंस ये है। अब सर वो ठीक है, आपने ऐसी जगह खोला जहाँ पे वैक्यूम था। हर जगह ऐसे वैक्यूम नहीं, लोग डरते थे खोलने में, चलेगा कि नहीं। और बिहार में खोल के दिखा दो आप, इतनी ज़मीन लेके दिखा दो आप किसी भी। हमारी अभी भी विश्वविद्यालय के अलावा 5 जगह ज़मीन है वहाँ पे जी। सब पे केस चल रहे हैं। रजिस्ट्री हमारे नाम है, कब्जा आपके नाम है, कहीं कहीं दोनों हमारे नाम है, फिर भी केस चल रहा है।
लेकिन एक जज्बा होता है कि नहीं मुझे ऐसा काम करना है, भले ही मुझे 4 पैसे कम मिले चलेगा। फैसिलिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? हम बिल्कुल अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ के बारे में जी बच्चों को पूरी जानकारी दी। हमारी लेबोरेटरीज बिल्कुल नई बनी हुई है, बहुत बढ़िया। जी और सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर को मालूम है मेरा रिजल्ट ख़राब हुआ तो मेरा ही हो जाएगा, तो डेडिकेशन डिवोशन उसको पूरा रहता है, सारे काम करवाता है। हम बच्चों को एजुकेशन टूर पे भी लेके जाते हैं बाहर, इंडस्ट्रियल टूर पे भी लेके जाते हैं बाहर, सारे काम वो कराते हैं जिससे उनका समग्र विकास हो। तो हम किसी से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अभी साथ में हम लोग बच्चों को साहित्यिक गतिविधि भी कराते हैं, जी सांस्कृतिक भी कराते हैं। विश्वविद्यालय की मैगजीन भी निकलती है जिसमें बच्चों की कहानी कविताएं भी छपते हैं। तो हम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन एवरी फील्ड। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, आपको गवर्नर ने, वहाँ के बिहार के जी गवर्नर हाँ। ने आपको कॉल किया था। जी हाँ। वो आपसे कुछ चर्चा करना चाह जी रहे थे, वो विषय क्या था? उनका विषय ये था कि जब से मैं 3 साल से वहाँ पे हूँ तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। जी तो किसी भी जरिए से उनको जो भी सूचना मिली हो जी तो जानना चाह रहे थे आपका विश्वविद्यालय वहाँ पे है, वहाँ कैसे खोला आपने, इतनी इंटीरियर में जाके क्या किया, और आप क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या पाठ्यक्रम आपके यहाँ हैं, जी कितने छात्र आपके यहाँ पढ़ते हैं। जैसे आप पूछ रहे हैं, उन्होंने एक एक चीज़ मुझसे पूछी, हाँ हाँ रिसर्च का क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से वो लिखा था चिट्ठी जी और मुझे बुलाया था। मैं गया था मिलने, बहुत ही सज्जन और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। करीब 1 घंटा 10 मिनट बात हुई उनसे मेरी। जी जी वो बहुत खुश थे जी और इस बात से बहुत खुश थे कि हम लोग नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। ये सोच के वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। तो डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नई पीढ़ी को, नए छात्रों को, आपकी यूनिवर्सिटी के छात्रों को? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि पहले आप अपने बारे में सोचें, जी अपने और पास जो उसके बारे में सोचें, जी अपने माँ बाप के बारे में सोचें, अपने मोहल्ले के बारे में सोचें, वहाँ की सफाई के बारे में सोचें, वहाँ के स्वास्थ्य के बारे में सोचें, दोस्तों के बारे में सोचें, हाँ उसके बाद देश के बारे में सोचें, पर्यावरण का सोचें। हाँ क्योंकि आप आज जिंदा हो तो पेड़ों की वजह से हो। ऑक्सीजन आपको कौन दे रहा है? पेड़ दे रहा है। पानी कौन दे रहा है? रिवर दे रही है। तो ये तो पूजनीय है हमारे लिए। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवित रहना इन लोगों की वजह से है। इनको काटना नहीं है, इनको आगे बढ़ाना है। इसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। एक और चीज़ सर रह गई, जो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल फिट रहते हैं। उस फिट रहने के लिए कितनी मेहनत और कितना फिट रहने के लिए, देखिए, फिट रहना ज़रूरी क्यों है? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार, जी स्वस्थ आत्मा, एक चीज़। दूसरा, इतनी खाद्य पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं, जी आप स्वस्थ नहीं है तो आप उनका आनंद नहीं ले सकते। ठीक बात। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जगत की किसी भी आनंद लेने वाली चीज़ का आप आनंद नहीं ले पाएंगे यदि आप स्वस्थ नहीं है तो। मेरा नियम शुरू से है, मैं पार्क जाता हूँ, एकांत पार्क में 2 घंटा मेरा वहाँ देता हूँ, 6 किलोमीटर घूमता हूँ, जी एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, थोड़ा जिम कर लेता हूँ, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों से मिलता हूँ, हंसता हूँ खूब। हंसाता भी हूँ। हंसाता भी हूँ, हंसता भी हूँ। हाँ। आप जब बिहार में अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वैशाली में चले जाते हैं, कैंपस में रहते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है, आपको अपने बहुत सारे शौक़, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं जब आप किसी ओहदे पे बैठे होते हैं तो। जी फिर वो आप नहीं होते हैं, जी फिर आप वहाँ वाइस चांसलर हो, आप वहाँ विमल शर्मा नहीं हो। जी विमल शर्मा को छोड़ के जाना पड़ता है, वहाँ वाइस चांसलर बन के जाना पड़ता है। वहाँ आप जोर से बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। आपको एक दायरे में, सीमित दायरे में जो डेकोरम है उसको मेंटेन करना पड़ता है, करना भी चाहिए, क्योंकि आप रोल मॉडल हो वहाँ पे, आप रोल मॉडल हो, तो आपको हर चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपसे किया, एक और जाते जाते और बता दें, अभी कोई पुस्तक अगर आपकी पाइपलाइन में हो तो? हाँ, मेरी अभी कालचक्र पुस्तक आके चुकी है लास्ट ईयर। जी जी। और अभी इस बीच छप के आई एक पुस्तक काल चेतना, उसका भी विमोचन में नहीं हुआ है, और एक प्रेस में है अभी, उसका नाम है गांव राजागढ़ी। गांव राजागढ़ी। उसमें मैंने अपने गांव के वो किस्से लिखे हैं, वो परंपराएं हैं, वो क्रियाकलाप हैं जो हमारे बच्चे नहीं जानते,
पढ़ के भी नहीं मानेंगे और आज के गांव के बच्चे भी नहीं जानते होंगे। तो वो चीज़ कहीं लुप्त ना हो जाए, मैंने वो चीज़ें लिखी उसमें। गांव में शादी कैसे होती थी, कैसे बैलगाड़ी में बारात जाती थी, क्या क्या होता था, कैसे बाराती पजामा कंधे पर डाल के जूते हाथ में लेके चला करते थे साथ साथ, मृत्यु भोज कैसे होते थे, होली कैसे होती थी, बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगता है लिखना चाहिए मुझे, ये विलुप्त हो चुकी हैं। आज मैं गांव जाता हूँ, कुछ भी नहीं है अभी। तो डॉक्टर साहब, समय की सीमा है, आपने बहुत समय दिया और बहुत दिनों बाद समय दिया इनफैक्ट। नहीं, समय तो अपने समय से ही आता है, लेकिन समय समय से आता है, ठीक बात है। तो यहाँ हम अपने प्रोग्राम को विराम देंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।